Good morning, all. So, we are on our chapter number 4 of history, which is our Central Islamic lands. We have already done the origin of Islam, where we saw how did these tribal groups became important, and specifically the tribe Qurashi of Prophet Muhammad became more important. Though it was earlier also important, but ये और significant हो गया after Prophet Muhammad was considered the messenger of the God. और उसके बाद कैसे वो मक्का से मदीना गए, फिर कैसे उनका पावर बढ़ा, और उसके बाद उनके डेथ के बाद हमने ऑलरेडी वी हैव डन इन आवर लास्ट क्लास अबाउट द 4 कैलिफ्स, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली. तो इन आवर लास्ट क्लास वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड कि उस्मान जो थे उनका भी असैसिनेशन हुआ था. क्यों हुआ था असैसिनेशन यानी मर्डर? क्योंकि वो जो मक्का के लोग थे उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे इसके लिए. फिर अली आए जो अली फोर्थ कैलिफ थे, और जो ये फोर्थ कैलिफ थे इनका भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं लोग इनके लिए भी मतलब इतने खुश नहीं थे. देयर वर ऑपोजिशन अगेंस्ट हिम आल्सो. एक दो वॉर भी हुई इनकी, एक तो मोहम्मद की वाइफ आयशा के साथ रिगार्डिंग ऑब्वियसली कि हु विल बी द नेक्स्ट कैलिफ, और ये बैटल ऑफ कैमल में ये जीत गए थे. फिर बाद में और भी इनकी हो रही थी फाइट. तो जो किंग्समैन ऑफ उस्मान थे वो कहीं ना कहीं इस चीज से डिसएग्री हो रहे थे. दे वर नॉट विद अली. फाइनली पर उनका एक एग्रीमेंट जैसे हो गया था कि ठीक है, आपके जो सपोर्टर्स है वो आपके हैं, और जो आपके सपोर्टर्स नहीं है वो खर्जी हैं. और लेटर ऑन हमने देखा कि अली को भी एक खर्जी ने क्या कर दिया था, असैसिनेट कर दिया था. अब आ गया था कि उनकी डेथ के बाद यही लोग सोच रहे थे, कुछ बोल रहे थे उनके जो सन है हुसैन उनको बनाना चाहिए, पर जो पावरफुल थे जो थे मुवैया, उन्होंने वो फर्स्ट कैलिफ बन गए थे. हम बोलेंगे उमायद डायनेस्टी की. और उमायद डायनेस्टी में अब हम देखेंगे कि कैसे जो है ये जो ग्रुप है ये पॉलिटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है. अभी तो कहीं ना कहीं रिलीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है, पर मतलब पॉलिटिक्स के साथ साथ रिलीजन भी है, और ये लोग भी उमायद भी ऑब्वियसली कंटिन्यू करेंगे. पर अब इनका फोकस मेनली होगा किस चीज की तरफ, कि हम जो है ज्यादा डेवलपमेंट करें, एक्सपैंड करें और पॉलिटिकली ज्यादा पावरफुल बने. तो उमायद जो है इन्होंने सीरीज ऑफ पॉलिटिकल मेजर्स किए थे, जिसमें से मेन ये यही चाहते थे कि हम क्या करें, हम अपना जो ये उम्मा है यानी हमारा जो ग्रुप है इसको कंसोलिडेट करें, यानी इनको एक साथ रहें. और ये जो कैलिफेट है जो अभी तक चल रहा था मदीना में, उसको ये लोग चाह रहे थे कि एक अथॉरिटेटिव पॉलिटिक्स लेके आए हम. मतलब अब जो है सिर्फ इस पे डिपेंड ना हो कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं वो ही आपकी तरफ लॉयल हैं, और जो हम पॉलिटिकली है ना इसको अथॉरिटेटिव बना देते हैं. कहीं ना कहीं हम बोलेंगे एम्पायर जैसे, क्योंकि देखो पहली बार ऐसा होगा उमायद डायनेस्टी नाम आएगा. तो डायनेस्टी मतलब यू नो व्हेन सीरीज ऑफ रूलर ऑफ द सेम क्लैन, और यू कैन से द सेम फैमिली बिकम्स द रूलर वन आफ्टर द अदर. यानी एक के बाद जो है जो दूसरा रूलर बनता है वो जनरली उसी फैमिली का होता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो रूलर होता है उसका बेटा होता है. तो ये वाला सिस्टम अब ये लोग शुरू कर देंगे, ताकि क्या हो, हमेशा प्लीज अंडरस्टैंड एज आई रिपीट की लॉजिक्स ढूंढा करो. अब देखो हमने पहले पढ़ा है कि कैलिफेट में जब भी लड़ाई हो रही है किसके लिए हो रही है, कि नेक्स्ट कैलिफ कौन बनेगा. आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही डिवीजन कर रहे हैं, बाद में कहीं ना कहीं असैसिनेशन हो रहा है इनका. सो इन चीजों को वो थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकली स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं. और इनका मेन एम यही था कि हमें अथॉरिटेटिव पॉलिटिक्स लेके आनी है यहाँ पे, और ये जो कैलिफेट से मदीना मक्का इन पे फोकस करी, उससे हमें ज्यादा और एक्सपेंशन पे फोकस करना है और अपने उम्मा को कंसोलिडेट करना है. तो जो फर्स्ट उमायद कैलिफेट थे जिनका नाम था मुवैया, जो हमने पहले भी पढ़ा है दैट आफ्टर अली ही बिकेम द कैलिफ, इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, अपना जो कैपिटल है वो डेमेस्कस को कर लिया. और अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो कोर्ट सेरेमनीज थी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे वो कुछ ना कुछ जो बाइजेंटाइन एम्पायर थे उससे रिलेटेड जो है वो फॉलो करने लग गए. नाउ अंडरस्टैंड,
एक तो वो नई जगह पे गए हैं और वहां पे सडन चेंज नहीं लाए हैं, इन्होंने अपना कैपिटल डेमस्कस को बना लिया और फिर वहां पे क्या किया, जो ऑलरेडी कस्टम्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्टीट्यूशंस थी उनको कहीं ना कहीं फॉलो करने लग गए, जो बाइजेंटाइन एम्पायर की थी। अब इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट एज आई सेड क्या इंट्रोड्यूस किया, हेरिडेटरी सक्सेशन, यानी कि मुवैया के बाद कौन बनेंगे नेक्स्ट कैलिफ, उनके बेटे। तो इससे क्या होगा, जो कॉन्ट्रडिक्शन है या जो आपस में लड़ाई है कि नेक्स्ट कैलिफ कौन बनेगा, वो क्वेश्चन ही नहीं उठेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टेटेड कि ये हेरिडेटरी सक्सेशन है। हेरिडेटरी सक्सेशन मतलब कि जो अभी कैलिफ है उनके जो बेटे होंगे, ही विल बिकम दी next caliph, and then he persuaded all the leading Muslims to accept that his son will be the next caliph. तो obviously जब main Muslim leaders इस चीज को accept कर लेंगे तो इस चीज से रिलेटेड कोई लड़ाई ही नहीं होगी कि अब ज्यादा कौन कैलिफ होगा, ना कोई फाइट होगी, ना कोई वॉर होगा, ना कोई असैसिनेशन होगा, ना कोई सिविल वॉर, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट। इट इज वेरी क्लियर दैट इट इज अ हेरिडेटरी सक्सेशन, and all the Muslims were persuaded and convinced that these you should understand this and we will follow this rule that after the caliph his son will become the next heir, that is उसको सक्सीड जो है उनके सन ही करेंगे। ये जो इनोवेशंस इन्होंने की थी इसके कारण ही ये जो है 90 इयर्स तक कंटिन्यू कर रहे थे, एंड द अब्बासिड्स जो उसके आगे हैं वो भी 2 सेंचुरीज तक आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट मीन्स अब ये लोग ये तरीका अपना रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं इनका जो एम्पायर है वो एक्सपैंड हो और स्टेबल रहे, एंड दे आर एबल टू रूल नाइसली। अब जो उमायद स्टेट है वो इज नाउ एन इंपीरियल पावर। नाउ अंडरस्टैंड अगेन, इंपीरियल पावर हो गया, इंपीरियल यानी कि जो हम बोलते हैं राजा से रिलेटेड, मोनार्की जैसा। तो ये इंपीरियल पावर हो गया था जो कि अब सिर्फ इस्लाम पे बेस्ड नहीं था, ये किस पे बेस्ड था, स्टेट क्राफ्ट एंड हाउ लॉयल योर ट्रूप्स आर। और यहाँ पे कौन सी ट्रूप्स थे, सीरियन ट्रूप्स। स्टेट क्राफ्ट क्या होता है, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग, यानी आप स्टेट को यानी कि आप अपनी एम्पायर को कितने एफिशिएंटली गवर्न कर रहे हो। तो ये जो पावर है या ये जो हम बोलेंगे क्वालिटी है, ये अब इनका मेन हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक बन गया था। एंड इट वाज नॉट ओनली इस्लाम, मतलब सिर्फ इस्लाम पे फोकस नहीं था इनका, क्या था कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करना है, अपनी कंट्री को एक्सपैंड करना है, पावरफुल बनना है और पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बनना है। और ये कैसे होगा, जो उनके ट्रूप्स हैं, जो उनके सोल्जर्स हैं, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनकी तरफ क्या है, बहुत ज्यादा लॉयल हैं। तो और उनके कौन से थे, मेनली सीरिया के जो थे सीरियन ट्रूप्स, वो उनकी तरफ लॉयल रहे। अब इसके साथ साथ इन्होंने इनिशियली ये भी किया कि क्रिश्चियन जो एडवाइजर्स थे उनको अपने पास रखा, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रखा। जो ज़ोरास्ट्रियन स्क्राइब्स थे, स्क्राइब्स कौन, दोज हु नो द स्किल ऑफ राइटिंग, बिकॉज एट दैट टाइम एवरीवन was not good at writing, so ज़ोरास्ट्रियन स्क्राइब्स और ब्यूरोक्रेट्स यानी एडमिनिस्ट्रेशन में रखना, इन सब में वो क्रिश्चियंस और ज़ोरास्ट्रियंस को भी रख रहे थे। क्यों, क्योंकि वहां के लोगों पे ही तो अब ये लोग कंट्रोल कर रहे थे, तो उनको भी धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अपने गवर्नेंस में इंक्लूड कर रहे थे। But Islam still continued to provide the legitimacy to their rule, मतलब उनका जो रूल है वो सही क्यों है या एक्सेप्टेबल क्यों होना चाहिए, लीगल क्यों होना चाहिए, लोगों को क्यों मानना चाहिए, क्योंकि वो इस्लाम को कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि उनका ओरिजिन उसी से हुआ है, तो उसको नहीं छोड़ रहे थे वो। बाकी लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में और बाकी चीजों में किसी किसी ब्यूरोक्रेसी में इंक्लूड कर रहे थे एज स्क्राइब्स एडवाइजर्स, बट मेन जो है वो लेजिटिमेट रूलर्स या कैलिफ्स इसीलिए ही थे क्योंकि वो लोग जो है वो इस्लाम को अभी भी कंटिन्यू कर रहे थे। अब जो उमायद है ये अपील कर रहे थे लोगों को फॉर व्हाट, फॉर यूनिटी, यानी they were now focusing on the unity and they were trying to suppress rebellion in the name of Islam। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो ये उमायद है ये लोग अब ये सोच रहे थे
कि मेन जो है वो क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। व्हाई यूनिटी? बिकॉज वी विल नोटिस दैट उनकी जो मेन फाइट होती थी वो क्यों होती थी, वो इसीलिए ही होती थी बिकॉज यूनिटी नहीं थी। कहीं ना कहीं ईच ट्राइब वांटेड टू बिकम इम्पोर्टेंट देमसेल्व्स। सो व्हेन ईच ट्राइब वांटेड टू बिकम इम्पोर्टेंट देमसेल्व्स, इट वाज क्लियर दैट उनमें यूनिटी नहीं होगी। अगर सब लोग एक है, अगर सब यूनाइटेड है, तो एक दूसरे के खिलाफ दे विल नॉट फाइट एंड दे विल एक्सेप्ट वन सिंगल पर्सन एज देयर रूलर। तो दे वर ट्राइंग टू यूनाइट द पीपल, अपील कर रहे थे उनको। और कहीं भी रिबेलियन हो रहा था ना तो उसको सप्रेस कर रहे थे, चाहे फोर्सफुली। और बोल क्यों रहे थे हम सप्रेस कर रहे हैं इन द नेम ऑफ इस्लाम, क्योंकि भाई हमें यूनिटी चाहिए और हम लोग सब लोग सेम है इसलिए। एंड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग देन वी विल टेक द अदर वे आउट। और वो रिबेलियन को सप्रेस कर रहे थे एंड दे वर रिटेनिंग देयर अरब सोशल आइडेंटिटी, यानी they were not at any cost leaving their original identity which was their Arab social identity, यानी उसको वो कंटिन्यू रख रहे थे। they were not trying to go away with it in any form, they were ready and they were bringing changes, but they were not at all trying to deviate from their social identity which was their Arab social identity। यानी वो कुछ पॉलिटिकल चेंजेस ला रहे थे पर वो साथ में क्या कर रहे थे, अपने अरब कैरेक्टर, इस्लामिक कैरेक्टर को चेंज नहीं कर रहे थे, उसको और यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि उसको भी हम स्प्रेड करें थ्रू पॉलिटिकल एक्सपेंशन। ठीक है, अब आ जाते हैं अब्द अल मलिक। ही वाज आल्सो वन ऑफ द उमाय्यद रूलर एंड his time period is considered one of the most important among the Umayyads। तो ये जो इनकी रेन है, नाउ अंडरस्टैंड, सी इट इज रिटन रेन। रेन क्या होता है? टाइम पीरियड व्हेन यू आर रूलिंग। तो यानी ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, फ्रॉम हम बोलेंगे इस्लामिक या मतलब स्मॉल पॉलिटिकल ग्रुप से एक बड़ी डायनेस्टी, बड़ा रूल जैसे बन गया है। ओके, सो आफ्टर दिस व्हाट इज हैपनिंग इज, ये जो अब्द अल मलिक है, ये he and his successor did a lot regarding the expansion of the you can say the Umayyads and specifically अगर हम बोले ये जो Arabic lands है इनके। So now when we move on to Abd al Malik, if we want to specifically move over his time period and his rule, we should understand about his rule in detail। Now जो measures अब्द अल मलिक ने लिए थे वो थोड़े थोड़े हम देखेंगे, वो अरब और इस्लामिक आइडेंटिटीज जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और एम्फसाइज कर रहे हैं। यानी पहले से तो जो हो रहा था वो कंटिन्यू कर ही रहे थे, पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट हो रहे थे, पर वो अपने जो रिलीजन है और इस्लाम और जो अरबिक आइडेंटिटी है इसको भी क्या कर रहे थे, फोकस कर रहे थे। अब क्या हुआ, अमंग द मेजर्स अब्द अल मलिक ने क्या किया, अरबिक को एज ए लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेंथन करना चाहते थे। क्या स्ट्रेंथन करना चाहते थे वो? अरबिक को एज अ यू कैन से कल्चरल डेवलपमेंट ऑल्सो, मतलब कल्चर वाइज भी उसको एक्सपैंड कर रहे थे। अब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की अगर लैंग्वेज को अरबिक कर लिया है तो अरबिक धीरे खुद ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन जाएगी। फिर इन्होंने इस्लामिक पॉइंट्स भी इंट्रोड्यूस किए ताकि इस्लाम को और ये स्ट्रॉन्ग बना सके। Again I am focusing and again I am telling you that you should understand few things and the things you should understand it, क्योंकि ये लोग एक्सपैंड हो रहे हैं और जहाँ पे एक्सपैंड हो रहे हैं वहां पे दूसरे कल्चर के लोग हैं, तो ये उनको डायरेक्ट वहां से रिमूव भी नहीं कर रहे हैं, पर ये भी चाह रहे हैं कि हमारी जो अरबिक आइडेंटिटी है और इस्लामिक आइडेंटिटी है ये भी स्ट्रॉन्ग हो। दैट इज व्हाई नाउ इनिशियली तो जो उमाय्यद है उन्होंने एस्टैब्लिश किया, पॉलिटिकल चेंजेस लाए, हेरिडिटरी वाला सिस्टम लाए और कोशिश की कि पॉलिटिकली सबको इंक्लूड करें। क्यों? ताकि ये जो प्रॉब्लम है अनरेस्ट की, बार बार लड़ाई की, ये तो खत्म हो। तो अगर एक बार ये सेटल हो गया कि भाई नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा, एक बार ये जो अपनी फाइट है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो अपने
प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से हट गई। नाउ वी कैन फोकस ऑन दी अदर थिंग्स। अब वो पॉलिटिकली एक्सपैंड कर रहे थे, इसके साथ साथ वो ये भी चाह रहे थे कि हमारी जो अरब और इस्लामिक आइडेंटिटी है वो रहे और साथ में स्ट्रॉन्ग भी हो, जिसके लिए उन्होंने अरबिक एज अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया और इस्लामिक कॉइनेज भी उन्होंने स्टार्ट कर दी, जो इस्लामिक कॉइनेज के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में पढ़ेंगे। He built Dome of the Rock in Jerusalem, one of the very important, you can say, architectural work of this time period. It was made actually as a monument to mark the Muslim presence in the city of Jerusalem, and it acquired a mystical association connected with it, with the night journey of the prophet to heaven, which is called Miraj. मतलब ऐसा माना जाता था कि प्रॉफिट मोहम्मद ने through a single night he had the chance to go and visit heaven and then tell people more about what to do and how to lead a nice life and all these kind of things. तो उसको डिपिक्ट करने के लिए he built a dome, the Dome of Rock in Jerusalem, ताकि यहाँ पे भी अपनी एक मुस्लिम जो एक आर्किटेक्चर बने और उसकी कहीं ना कहीं क्या हो, इम्पोर्टेंस हो जाए। And it signified one of the most important, you can say, phase of the Islamic time period, which was the night. Again, I repeat, it acquired a mystical association connected with the night journey of the Prophet to heaven, and it was called Miraj. Now, this is what we have seen about Abd al-Malik. This is not only that he did, as I said, we will study in detail about the coinage or the changes that he did in the coinage. तो जो इन्होंने ना बहुत सारे चेंजेस किए थे इन द कॉइन्स, और जो गोल्ड के और दिनार है और जो सिल्वर के दिरहम है, which were actually introduced in his time period, are somewhere we will see are the copies of the Byzantine Empire. So when I say copies, तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने इनिशियली क्या किया था कि जो बाइजेंटाइन एम्पायर है ना, वहां की जो कॉइन्स हैं उनसे कॉपी किया है ये सारा, ठीक है। हाउ डू वी से दैट दे हैव कॉपीड? वी हैव इंसिडेंट्स कि जो बाइजेंटाइन और आयरन कॉइन्स थे ना, जिनको दिनारियस और ड्रैकम बोलते थे, ये वो कॉइनेज थे जो इनिशियली बाइजेंटाइन एम्पायर में यूज होते थे। फिर इन्होंने इसमें क्या किया, थोड़े से चेंजेस किए, जिसमें हम देखेंगे देयर वर फ्यू कॉइन्स जिसमें बियर्डेड लॉन्ग हेयर कैलिफ के बारे में, मतलब उनको ड्रेस ट्रेडिशनल अरब रोब्स में ड्रेस दिखाते थे और उनके हाथ में एक स्वॉर्ड दिखाते थे, स्वॉर्ड मतलब तलवार जैसे। तो ये फर्स्ट कहीं ना कहीं डिपिक्शन था ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ अ मुस्लिम इन द कॉइन। उसके बाद क्या हुआ, इट वाज आल्सो यूनिक बिकॉज हम बाद में देखेंगे कि थोड़ा इन लोगों का एक डाइवर्जन हो गया था। क्या डाइवर्जन हो गया था कि हम ना मतलब सिंबल्स नहीं दिखाएंगे, सिंबल्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी पर्सन और ह्यूमन बीइंग्स का डिपिक्शन जो है इसमें हम नहीं दिखाएंगे। तो उसके बाद फाइनली उन्होंने थर्ड फेज में जो कॉइन्स में चेंजेस लाए वो थे कि पहले तो उन्होंने जो बाइजेंटाइन एम्पायर है वहां से उनकी सिंबल्स जो ईरानियन में थे और जो बाइजेंटाइन वाले थे वो सिंबल्स उन्होंने चेंज किए, उनको रिमूव कर दिया, कहां से, उनके कॉइन से। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग क्या लाए, Arabic inscriptions लाए, यानी inscriptions as you can see in this picture, that the symbols or the, you can say, many things that were written in Arabic language और प्योर एपिग्राफिक फॉर्म ऑफ थे। इसमें कहीं ना कहीं ना बहुत कुछ ऐसे लिखते थे, जैसे कुछ टर्म्स हैं, कलीमा बोलते हैं, जिसका मतलब देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड ही हैज नो पार्टनर, मतलब अंडरस्टैंड। इन पॉइंट्स पे भी ये लिखा हुआ था कि सिर्फ एक ही गॉड है और वो कौन है, वो है अल्लाह। तो दिस इज व्हाट दे वांटेड टू डिपिक्ट थ्रू देयर inscriptions and specifically the inscription on the coins। and imagine gold और silver के coins जो है वो इनके common हो गए थे इस टाइम तक। now their अब ये जो coins जो अब इंट्रोड्यूस हुए थे ये इतने सक्सेसफुल थे that
we will notice that for hundreds of years जो है coins of the similar type were being stuck, यानी वैसे ही coins जो है वो बनाए जाते थे through these kind of inscribing words, और ये जो अरबिक लैंग्वेज में, और पैटर्न भी सेम होता था, जो वेट ऑफ कॉइन्स है वो भी सेम होते थे, और प्योरली जो है एपिग्राफिक फॉर्म में होते थे, सो दैट यू कैन एक्चुअली रीड इट प्रॉपर्ली, और ये सिग्निफाई कर रहे थे धीरे धीरे क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ द इस्लामिक रूल। ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट रिपीट इट अगेन। अब क्या बोल, again as I told you कि in history we should understand few things, everything has a significance। जैसे कॉइन्स जो हैं उनमें जो ट्रांजिशन हुआ कि पहले बाइजेंटाइन कॉइन्स उन्होंने स्टार्ट किए, उसमें से उनके सिंबल्स पहले हटा दिए, उसमें उन्होंने क्या किया, अपने पहली बार रिप्रेजेंटेशन हुआ ऑफ अ मुस्लिम इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिकली मुस्लिम कैलिफ, और ये जो है ये अरब के रोब्स पहन के रखते थे, लॉन्ग हेयर होते थे इनके, बियर्डेड होते थे ये, और ये जो है इनकी हम बोलेंगे कि दे वर होल्डिंग अ स्वॉर्ड, जो स्वॉर्ड है that signified that they are now somewhere having a political kind of entity also, मतलब वो politically भी क्या हो गए थे, strengthen up हो गए थे। then we saw कि फिर उनके जो है वो उन्होंने एक और डाइवर्जन किया, और वो क्या डाइवर्जन था, वो ये डाइवर्जन था कि अब हम जो है कॉइन्स में ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन या किसी पर्सन को नहीं दिखा के हम क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे अरब के जो हमारे मेन टीचिंग्स है या मेन जो हमारी फिलॉसफी है। तो उन्होंने जो ये बाइजेंटाइन के सिंबल्स, उनकी जो पहली लैंग्वेज में जो चीजें लिखी हुई थी उन सबको हटा के अरबिक में लिखने लग गए थे, और अरबिक में जनरली वो लिखते थे अपने रिलीजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें, और ये जो रिलीजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी इनमें जनरली क्या होता था कि देयर इज ओनली वन गॉड एंड ही इज अल्लाह, वी ऑल शुड जस्ट प्रे हिम, और इसको कलीमा जैसे बोलते थे। तो इस टाइप के कॉइन्स इंस्क्राइब होने लग गए, दैट टू इन गोल्ड एंड सिल्वर, और ये इतने सक्सेसफुल थे कि आगे कंटिन्यू होते रहे। अब आगे कंटिन्यू होते रहे इसका मतलब क्या है कि इस्लामिक इंपॉर्टेंस चली, नहीं तो अगर कोई और आता वो भी तो इस्लामिक वाले पॉइंट्स, ये जो इस्लामिक इंस्क्रिप्शन वाली चीजें लिखी हुई है ये हटा के क्या करता, ये हटा के अपने रिलीजन के डाल देता, यानी बाइजेंटाइन से ये वाले पॉइंट्स की तरफ डाइवर्जन या मूवमेंट का मतलब ये है, इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, ये अपने रिलीजन को, यानी इस्लाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तभी जो पॉइंट्स हैं वो इनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिसमें इनके मैसेज चल रहे हैं। तो यानी इस पॉइंट में भी हमें देखना चाहिए कि ऐसा चेंज क्यों हुआ था। ये चेंज इसीलिए हुआ था क्योंकि वो लोग पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो रहे थे, और वो लोग जो जिस चीज को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, या वो लोग जिस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे थे, वो ही फॉलो हो रहा था उस टाइम पे। तो जो ये उमायद है इनका टाइम पीरियड बहुत हम बोलेंगे पॉलिटिकली एक्सपैंडिंग था, और समवॉट इट वाज पीसफुल आल्सो। क्यों? क्योंकि जो इनकी चेंजेस हो रहे थे फ्रॉम वन कैलिफ टू अदर, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि इट वाज अ हेरिडिटरी ट्रांजिशन। So after this we have to do about the Abbasid Caliphate. So about the Abbasid Caliphate we will continue in our next class. So with this we have completed the, if we say the basic timeline, which included Prophet Muhammad, the four caliphs and the Umayyad Caliphate. And now we will move on to the next, according to the basic line में हम Abbasid Caliphate देखेंगे, and then we will move on to the other parts. So for today that is it. I suppose everything is clear. If you have any doubt, feel free to ask. And now we'll meet in our next class. Do give this a reading. I think we have done only around 1.5 pages. So please read whatever we have done. It will help you to understand things. And if you have any problem, feel free to ask. So meet you all in the next class.